Hello everyone, I welcome you all in the second lecture of Indian Polity Lecture Series. मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये सेकेंड लेक्चर होने वाला है हमारी इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज का। और इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द कंपनी रूल फ्रॉम 1773 से 1858। मैं आपको कल, जैसे हमने कल क्लास में अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई और उसने रूल्स बनाए, जो धीरे धीरे रूल्स बन बन के फाइनल हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। सो वही से हमारी ये पॉलिटी लेक्चर सीरीज शुरुआत होती है। ये एक फर्स्ट लेक्चर होने वाला, आप कह सकते हो ये पॉलिटी का स्टार्ट है। लेकिन कल जो मैंने डिस्कस किया वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, जो कि आपको एक बेस बनाने में मदद करेगा और चीज़ों को आप अच्छे से लिंक कर पाओगे। इसलिए पहला लेक्चर भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप फर्स्ट लेक्चर भी इसका फॉलो करो, जिससे आपको चीज़ें समझने में और बेहतर से समझने में मदद मिलेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो कल मैंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 1764 में एक वॉर हुई, उसका नाम था बक्सर। ओके, तो इस वॉर में क्या हुआ? इस वॉर को ब्रिटिशर्स ने जीत लिया। उसके बाद उन्हें क्या हुआ? उनको मिल गया रिवेन्यू प्लस सिविल जस्टिस का। इन्होंने राइट ले लिया। कहाँ पे राइट ले लिया? ये बंगाल में राइट ले लिया। उस टाइम का बंगाल, आज का आसाम, उड़ीसा, बिहार का थोड़ा सा हिस्सा, अब नॉट आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के पार्ट को मिला के एक बंगाल उस टाइम का एक स्टेट होता था। तो उस एरिया के इनको रिवेन्यू और सिविल राइट्स मिल गए। अच्छा, तो इन्होंने वहां से राइट्स मतलब रेवेन्यू लेना शुरू किया। 1764 से 1773 तक, इन 9 सालों में ब्रिटिशर्स ने बहुत पैसा कमाया इंडिया से। वो बहुत, मतलब अगर 1 रुपए की कोई चीज इंडिया में खरीदते थे, वो 60 रुपए की 60 टाइम्स उन्हें प्रॉफिट होता था वहां पे इंग्लैंड में, उस सामान को ले जाके बेचने में। तो इस तरीके से हर कोई ऑफिसर्स इंडिया में अपनी पोस्टिंग चाहने लगा। तो इस चीज़ों को देखते हुए वहाँ जो क्राउन, जो क्वीन थी, उसने सोचा कि धीरे धीरे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, क्योंकि गवर्नमेंट का उस पर कोई रूल था, क्योंकि वो प्राइवेट बिजनेस करने आई थी यहाँ पे। सो वो धीरे धीरे उन पे कुछ एक्ट, कुछ पॉलिसीज लगाने लगे कि इन पॉलिसीज के तहत ही आपको बिजनेस करना है। ठीक है, तो वही सब आया। इसीलिए इसका पहले एक्ट को हमने कहा रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि वो कंपनी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहे थे, इसलिए इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट रहा। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या हुआ? सबसे पहला, दिस इज द फर्स्ट एक्ट ऑफ ब्रिटिश टू रेगुलेट कंपनी एक्टिविटी इन इंडिया। मैंने आपको बताया ये पहला एक्ट था जिसके तहत इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, जो कंपनी की एक्टिविटी थी इंडिया में, कि किस तरीके से वो एक लिमिटेड, मतलब ऐसा ना हो कि अंधाधुंध लूट मचा दी उन्होंने कंपनी ने। तो इसलिए फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसके तहत क्या हुआ? बंगाल का जो गवर्नर था बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले एक गवर्नर होता था बम्बई बॉम्बे का, उस टाइम मुंबई बॉम्बे था। एक गवर्नर होता था चेन्नई का, एक गवर्नर होता था बंगाल का। सब अपना अपना होता था। अब उन्होंने कहा कि ये दोनों जो है गवर्नर, ये इसके अंडर में ही आ गए। एक ही अब गवर्नर हो गया। बंगाल का गवर्नर को ही उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया, उसका नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। और उसके अंडर ही बॉम्बे और चेन्नई के, मद्रास, सॉरी चेन्नई उस टाइम का मद्रास, आज का चेन्नई उस टाइम का मद्रास था, मद्रास के गवर्नर जनरल आ गए। ओके, सो इस टाइम जो इस वजह से फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हुआ? जो बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग। ये वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछा जाता है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज वॉरेन हेस्टिंग। ओके, सो और क्या किया इन्होंने? और सुप्रीम कोर्ट बनाया इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? कैलकाटा में ही सुप्रीम कोर्ट बनाया। Supreme Court was established in Calcutta at Fort Williams. Of the first time, will one chief justice and three judges. वन चीफ जस्टिस था उसमें और 3 जज की मतलब बेंच थी। चीफ जस्टिस का नाम क्या था? चीफ जस्टिस का नाम था सर एलिजा एम्पे। सो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आगे पीछे कभी ना कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है क्वेश्चन। सो वन चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस की बेंच थी। ओके, और इसके अलावा इन्होंने क्या किया? कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर कंपनी बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड बना दिया, एक लोगों का ग्रुप बना दिया, कमेटी बना दिया, आप कह सकते हो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वो क्या करते थे? टू रिपोर्ट ऑन इट्स रिवेन्यू एंड सिविल मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। जो भी रिवेन्यू और सिविल अफेयर्स जितने भी होते थे, मिलिट्री अफेयर्स,
उनके तहत उनकी एक जो भी जिस यहाँ इंडिया में कमेटी कर जो भी ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही होती थी, उसकी खबर वो इंग्लैंड में पहुंचाते थे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये मतलब सीधे उन पे नजर रखते थे, उनके वर्क पे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उनकी वर्क पे नजर रखते थे। तो ये सब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुआ। इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये और इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा? क्योंकि नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर पिट्स द यंगर। ओके, सो इट्स उस टाइम पे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर पिट्स थे, तो उसके उनके नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट नाम पड़ गया। अच्छा, इसके तहत क्या किया? पहले उन्होंने क्या बनाया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एस्टैब्लिश टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल अफेयर कंपनी विद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, आपको मैंने बताया ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले बनाया था। अब इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए बनाया? पॉलिटिकल अफेयर कि कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं, जैसे पहले वो सिविल्स और रेवेन्यू के लिए बनाया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया जो पॉलिटिकल अफेयर्स पे नजर रखेगा कि इंडिया में पॉलिटिकल अफेयर्स में कैसे इंटरफेरेंस हो रही है। तो इसके तहत इन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया, ठीक है। और ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी इन फर्स्ट इंडिया, और इसके तहत जो है इंडिया में फर्स्ट टाइम कॉल्ड, इंडिया की टेरिटरी को उन्होंने कहा ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इन इंडिया, ऑक्यूपेशन इन इंडिया। ओके, सो फर्स्ट टाइम इसको इंडिया को उन्होंने अपनी टेरिटरी में बताना शुरू किया। ओके, और कमर्शियल एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। EEIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है। आप जब भी कहीं भी आपको एब्रिविएशन मिले तो EEIC का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटी को डिवाइड कर दिया, जैसे मैंने बताया ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जो भी या रिवेन्यू और मिलिट्री अफेयर, सिविल अफेयर जितने, इनके लिए आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया। इसके बाद आया चार्टर 1818। अच्छा, इससे पहले भी मतलब आया जो कि इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, लेकिन हमारा चार्टर एक्ट 1813 इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो इसके तहत क्या हुआ? EEIC शुड स्पेंड ₹1 लाख ऑन एजुकेशन एवरी ईयर। अब इन्होंने कहा कि यार हम अब ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख रुपए सालाना इंडिया में एजुकेशन पे खर्च कर रही। अब आपको लगेगा यार ये तो अच्छा काम है, लेकिन ये अच्छा काम नहीं था उस टाइम। वो क्या कर रहे थे कि यार छोटे जो वर्कर है ना, उनको वो इंडिया में तो उस तरीके से स्किल्ड लेबर होता नहीं था, तो वो वहां से इंग्लैंड से लाना पड़ रहा था उनको इस टाइम तक। तो उन्होंने कहा यार ऐसा है, थोड़ी बहुत एजुकेशन देके इंडिया में ही लोगों को इतना थोड़ा बहुत स्किल कर ले कि लेबर वाला काम जो है इंडियंस कर लें। तो इसलिए उन्होंने एजुकेशन में 1 लाख रुपए पर ईयर पे खर्च किया। वो भी उस तरीके की एजुकेशन देनी नहीं शुरू करी जिस तरीके के आपकी ये दिन सिविल सर्वेंट बन जाए या बड़े आदमी बन जाए जो हम पे बॉस करें, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने एक जनरल लो लेवल की एजुकेशन नहीं की कि एक आपको फोर्थ क्लास वर्कर मिल जाए या एक छोटा वर्कर मिल जाए फैक्ट्रीज के लिए। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली ओवर इंडिया वाज एबॉलिश्ड। ट्रेड मोनोपोली जो मैंने आपको बताया था कि उसने एक चार्टर ले लिया था, एक मतलब आप समझो लाइसेंस ले लिया था 1600 में चली थी ना कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी एक ब्रिटेन में। सो उसने वहां पे एक चार्टर ले लिया था कौन से उस टाइम की, हम अगर ट्रेड करेंगे तो हम ही करेंगे, इंडिया में ट्रेड करेगा कौन करेगा? उस टाइम चार्टर ले लिया, EEIC ही ट्रेड करेगा। सो अब वो मोनोपोली जो थी वो एबॉलिश हो गई, ये मोनोपोली जो है एबॉलिश हो गई। हाउएवर ट्रेड मोनोपोली ओवर चाइना वाज कंटिन्यू। चाइना पे मोनोपोली कंटिन्यू रही, और टी पे टी पे इन दो चीजों पे मोनोपोली इनकी कंटिन्यू रही, बाकी सब पे एबॉलिश कर दी गई। अच्छा, क्रिश्चियन मिशनरीज वाज अलाउड इनटू इंडिया। अब वो अपना मतलब धर्म फैलाने के लिए भी क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया में अलाउ कर दिया गया 1818 में इस चार्टर के तहत। ओके, सो अब आया अगला चार्टर 1833। 1833 के चार्टर में इन्होंने क्या किया? गवर्नर जनरल, अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते थे उसको, ठीक है, अब उसको कहने लगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसका नाम चेंज कर दिया, आप समझ लो, बस नाम चेंज किया, बाकी पावर आवर तो वही थी, खाली नाम चेंज कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ द एक्ट एबॉलिश स्लेवरी इंडिया। स्लेवरी मतलब जो भी
बंदी कानून था वो सब इन्होंने इसमें कोशिश करी कि खत्म करने की कोशिश की 1833 में। और इसमें एक और चीज थी कि कंपनी मोनोपोली जो चाइना और पे भी रह गई थी और टी पे भी रह गई थी, इसमें चाइना टी टी पे भी जो वो भी एबॉलिश कर दी इन्होंने। चाइना एंड टी की जो मोनोपोली बाकी रह गई थी, पहले तो 1813 में एबॉलिश कर चुके थे, अब जो चाइना और टी पे बाकी रह गई थी वो भी एबॉलिश कर दी। तो 1833 में ये सब चीजें हुई। इसके बाद चार्टर्ड एक्ट आया। आप ये देख लो कि 20-20 ईयर्स पे आ रहे हैं बेसिकली। एक आया चार्टर एक्ट 1813 में आया, यही इनका तरीका था। एक एक ईयर डिसाइड कर लिया था, 1833 आया, चार्टर एक्ट 1853 आया। तो ये चार्टर एक्ट के, ये समझो आप लास्ट चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसके बाद 58 में रिवोल्ट हो जाएगा और फिर वो क्वीन से पावर चली जाएगी, क्वीन के हाथ में। तो इस चार्टर एक्ट के तहत क्या है, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल विद 6 मेंबर विल establish local representative in central legislative council were allowed first time। सो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जब इतनी सारा पैसा लोग कमा रहे हैं तो इंडिया वाले भी थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा ही रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि यार इनको धीरे धीरे ज्यादा विरोध करें, उससे पहले धीरे धीरे पावर, थोड़ी थोड़ी पावर देने लगो। जैसे एक मेंबर को अलाउ कर दिया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, 6 मेंबर इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव विद 6 मेंबर वर एस्टेब्लिश्ड, एक 6 मेंबर कमेटी बना दी गई। इस तरीके से वो धीरे धीरे जो लॉलीपॉप दे रहे थे, आप ये समझो। ठीक है, गवर्नर जनरल काउंसिल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन वर सेपरेटेड। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन आपको मैं यहाँ बता दूं, एग्जीक्यूटिव क्या होता है और लेजिस्लेटिव में अंतर क्या होता है। एग्जीक्यूटिव होता है जो एग्जीक्यूट करते हैं, और लेजिस्लेटिव होता है जो बनाते हैं। सो लाइक आज के दिन में हम पार्लियामेंट कहेंगे तो वो लेजिस्लेटिव होगा, एग्जीक्यूटिव कहेंगे तो एग्जीक्यूटिव में आप जैसे आईएएस आ जाएंगे, जितने भी सिविल सर्वेंट है, जो भी मतलब एक ग्राउंड लोअर लेवल पे एग्जीक्यूट करवाते हैं पॉलिसीज को, उन्हें एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और लेजिस्लेटिव कहते हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं। सो इस काउंसिल एक्ट के तहत क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया। अच्छा, ओपन कंपटीशन इन सिविल सर्विस एंड सिविल सर्विसेज वर इंट्रोड्यूस, सिविल सिस्टम इन सिविल सर्विस वर इंट्रोड्यूस। तो सिविल सर्विसेज के लिए एक एग्जाम भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि यार अब तो इंडिया वालों को भी थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लगे हैं, तो शायद इनको भी जॉब देनी पड़ेगी। तो उन्होंने एग्जाम लेना शुरू कर दिया। लेकिन एज उस टाइम जो है शायद 19 ईयर थी, जो मेरे को याद आ रहा है 19 ईयर थी, तब तक तो इंडिया की ग्रेजुएशन ही नहीं हो पाती थी, तो वो क्वालिफाई नहीं करवाते थे। लेकिन तब भी इंडियंस ने, उस टाइम इंडियंस काफ़ी अच्छे थे, जो मतलब काफ़ी ब्रिलियंट माइंड होते थे, उन्होंने क्वालिफाई करते थे। अच्छा, मैकाले कमेटी वो इस्टेब्लिश टू मेक रिकमेंडेशन फॉर सिविल एग्जाम्स, सिविल सर्विस एग्जाम। मैकाले कमेटी ने ही रिकमेंडेशन की थी सिविल सर्विस एग्जाम की। सो ये सारे एक्ट अब तक जो थे, ये थे कंपनी रूल के थे। जितने भी कंपनी रूल में आए वो उन एक्ट्स की बातें थी ये, कि कंपनी रूल को किस तरीके से उस टाइम ब्रिटिशर्स ने क्या क्या रूल बनाए, जो बाद में आके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिमिलर रूल उठा लिया उन्होंने, ये रूल ये वर्ड उठा लिया, कहीं ना कहीं उनके बैकड्रॉप में एक चीजें चलती रही कि यार ये चीज भी हमें रखनी है। उस टाइम कंपनी रूल ने ये हुआ था तो अच्छी चीज हुई थी, जैसे स्लेवरी खत्म करी, एक अच्छी चीज थी। ठीक है, इसी टाइम में सती प्रथा भी एबॉलिश करने की कोशिश की गई, वो भी अच्छी चीज थी। तो ये सब चीजें की करी जा रही थी। तो इनके जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो सबके माइंड में ये चीज थी कि जो अच्छी चीजें करी हैं ब्रिटिशर्स ने, जो भी पॉलिसीज लाए थे, बड़ी वो उनका माइंडसेट ये था कि यार हमें उस टाइम अपने लिए अच्छा करना है, ना कि इंडियंस को कुछ अच्छा देना है, अपने लिए अच्छा करके जाना है। सो वो उस माइंडसेट से लाया था। लेकिन माइंडसेट हमें नहीं देखना था, हमें देखना था अच्छी चीजें, वो चाहे जो कोई अच्छा आदमी करे या खराब चीज आदमी करे। तो वो चीज़ हमने अपने जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो हमारे माइंड में थी, बैक ऑफ माइंड हमारे थी। तो ये सब चार्टर्ड एक्ट थे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पहला फर्स्ट वीडियो भी आप देखें, जिससे आपको मदद मिलेगी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने में। मैंने एक हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी डाली है जिसमें आपको टाइमलाइन डिस्कस करी, वो आपको बहुत मदद करेगी हिस्ट्री को मेमोराइज करने में। बाकी आप इस चैनल के साथ बने रहें और कल का इंतजार करें थर्ड लेक्चर के लिए। थैंक यू, बाय बाय।